नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्ययन सामान्य ज्ञान की चर्चा करेंगे जनवरी 2025 की क्रोनोलॉजी से। चलिए शुरुआत करते हैं। निर्वाचन, नियुक्तियां और मनोनयन। जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? रामा सुब्रमण्यम को। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रामा सुब्रमण्यम को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष दिसंबर 2024 को बनाया गया। न्यायमूर्ति रामा सुब्रमण्यम ने इस पद पर अपना कार्यभार 23 दिसंबर 2024 को ग्रहण किया। यानी अपना कार्यभार कब ग्रहण किया? 23 दिसंबर 2024 को। इस पद पर न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा, जो 1 जून 2024 को सेवानिवृत्त हुए थे, उनके स्थान पर इनको नियुक्त किया गया। न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा की सेवानिवृत्ति बाद यह पद रिक्त था तथा आयोग की सदस्य विजया भारती शानी, जो कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में काम कर रही थी। कौन है? विजया भारती शानी। न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यन हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में 2 सदस्य प्रियंका कानूनगो और डॉक्टर न्यायमूर्ति विद्युत रंजन सागी भी नियुक्त की गई। यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 3 सदस्यीय आयोग है। प्रियंका कानूनगो इससे पहले राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। यानी इससे पहले प्रियंका कानूनगो है जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। अध्यक्ष पद हेतु नियुक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा की गई। यानी इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाती है। उस समिति की सिफारिश पर इनकी नियुक्ति की गई है और उस समिति में चर्चा करते हैं कौन कौन है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हरिवंश नारायण सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राज्यसभा विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी समिति के अन्य सदस्य शामिल थे। न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर 29 जून 2023 को सेवानिवृत्त हुए थे। उससे पूर्व वह हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। 1993 में गठित राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वह 9वें अध्यक्ष है। यानी रामा सुब्रमण्यन 9वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए और पिछले जो 8वें थे। पांच राज्यों के नए राज्यपाल। केंद्र सरकार ने 5 राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति 24 दिसंबर 2024 को की है। यानी हाल ही में केंद्र सरकार ने 5 राज्यों के राज्यपाल बनाए हैं। इनमें 3 राज्यों के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए, जबकि 2 राज्यों के राज्यपाल को स्थानांतरण किया गया। यानी 3 राज्यपाल नए नियुक्त बने किए और 2 राज्य को अन्य राज्य से स्थानांतरण किए। नियुक्त किए गए नए राज्यपालों में पूर्व गृह सचिव अजय कुमार भल्ला को मणिपुर का राज्यपाल बनाया गया। यानी अजय कुमार भल्ला जो पूर्व गृह सचिव थे उनको मणिपुर का राज्यपाल बनाया गया। इस पद पर उन्होंने अनुसुईया उइके का स्थान लिया। पूर्व सेना जनरल वीके सिंह को मिजोरम का राज्यपाल बनाया गया। यानी मणिपुर और मिजोरम का नए राज्यपाल बनाए गए। इस पद पर उन्होंने हरिबाबू कंबपति, जिन्हें ओडिशा का राज्यपाल बनाया गया, का स्थान लिया गया। यानी मिजोरम का राज्यपाल बने जनरल वीके सिंह, उनकी जगह पहले थे हरिबाबू कंबपति। और हरिबाबू कंबपति ने ओडिशा का राज्यपाल रघुवर दास का स्थान लिया। अब चर्चा करते हैं स्थानांतरण। 6 दिसंबर 2019 से केरल के राज्यपाल रहे आरिफ मोहम्मद खान को बिहार का राज्यपाल बना दिया। यानी केरल का राज्यपाल था, उनको बिहार का राज्यपाल बना दिया गया। बिहार राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अंकलेश अलंकर को अब केरल का राज्यपाल बना दिया गया। नए राज्यपाल एक नजर में
मणिपुर का अजय कुमार भल्ला पहले कौन थे? अनुसुईया उकई। मिजोरम के जनरल है वीके सिंह और पहले इनकी जगह कौन थे? हरिभाऊ कंपति। बिहार के मोहम्मद खान और पूर्व थे विश्वनाथ अर्लेकर। केरल के राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर और आरिफ पहले थे आरिफ मोहम्मद खान। और ओडिशा के वर्तमान में बने हरिभाऊ कंपति पहले थे रघुवर दास। संजय मल्होत्रा आरबीआई के नए गवर्नर। आरबीआई अधिकारी संजय मल्होत्रा को भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर नियुक्त किया गया है। उन्होंने 11 दिसंबर 2024 को 26वें गवर्नर के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। यानी संजय मल्होत्रा आरबीआई कौन से गवर्नर बने? 26वें। 1990 बैच के राजस्थान केंद्र के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी संजय मल्होत्रा वस्तु व सेवा कर जीएसटी में प्रभावी कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आरबीआई के गवर्नर पद संभालने से पूर्व वे वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव थे। यानी इससे पहले संजय मल्होत्रा वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव थे। संजय मल्होत्रा ने इस पद पर शक्तिदास का स्थान लिया। किसका? शक्तिदास का स्थान लिया, जो 11 दिसंबर 2024 को सेवानिवृत्त हो गए थे। शक्तिदास 12 दिसंबर 2018 से भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर बने थे। संजय मल्होत्रा बीकानेर राजस्थान के मूल निवासी है। कहाँ के रहने वाले? बीकानेर के। उन्होंने वसुंधरा राज्य सरकार में कई अहम जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में। भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्य कार्यकारी अधिकारी और इसके केंद्रीय निदेशक मंडल का पदेन अध्यक्ष होता है। यानी कार्यकारी अधिकारी भी होता है और केंद्रीय निदेशक मंडल का पदेन अध्यक्ष भी होता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी भारतीय नोटों पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। यानी संजय मल्होत्रा के हस्ताक्षर होंगे नोटों पर। आरबीआई गवर्नर को भारत सरकार द्वारा 3 वर्ष कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है। उन्हें इस पद पर पुनः चुना जा सकता है। यानी गवर्नर का कार्यकाल कितना होता है आरबीआई के? 3 वर्ष, और पुनर्नियुक्त भी किया जा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर सर ओसबोर्न सिमथ थे। यानी पहले आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? सर ओसबोर्न सिमथ। जबकि सीडी देशमुख पहले भारतीय रिजर्व बैंक के, यानी भारतीय कौन थे पहले? जो भारतीय मूल का जो रिजर्व बैंक का गवर्नर बना, सीडी देशमुख। और वैसे देखे तो अंग्रेज था पहला सर ओसबोर्न स्मिथ। भारतीय सिविल सेवा के सदस्य सर बेनेगल रामा राव भारतीय रिजर्व बैंक सबसे लंबे समय तक गवर्नर रहे हैं। यानी कौन सबसे लंबे समय तक भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर रहे? सर बेनेगल रामा राव। और अमिताभ घोष सबसे कम 20 दिन तक अध्यक्ष रहे। यानी सबसे लंबे समय तक रामा राव और सबसे कम तक अमिताभ घोष। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने। यानी महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन है? देवेंद्र फडणवीस। भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस 5 दिसंबर 2024 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। कब ली? 5 दिसंबर 2024 को। उनके साथ एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने उप मुख्यमंत्री की शपथ ली। यानी मुख्यमंत्री बनना देवेंद्र फडणवीस और 2 उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार। फडणवीस राज्य के तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। यानी महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ लिए। पहली बार 31 अक्टूबर 2014 को राज्य के मुख्यमंत्री बने। तत्पश्चात दूसरी बार 23 नवंबर 2019 को केवल 5 दिन के लिए, कितने दिनों के लिए? 5 दिन के लिए 2019 में मुख्यमंत्री बने। इस्तीफा देने के बाद वह नेता प्रतिपक्ष बने। अन्य प्रमुख नियुक्तियां एक नजर में। न्यायमूर्ति गुहानाथ नरेंद्र मुख्य न्यायाधीश बने उत्तराखंड के। प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर अध्यक्ष बने भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के। इनकी भी नियुक्ति 3 वर्ष के लिए और भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर की नियुक्ति 3 वर्ष के लिए। जस्टिस मोहन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मनमोहन 5 दिसंबर 2024 को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली।
जस्टिस GS संधावालिया मुख्य न्यायाधीश हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के नियुक्त। पहले पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी रह चुके और अब हिमाचल प्रदेश कौन? संधावालिया। अरुणा चावला राजस्व सचिव भारत सरकार के नियुक्त किया गया। बिहार केंद्र की 1992 का IAS अधिकारी चावला वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव नियुक्त किया गया। इनकी नियुक्ति संजय मल्होत्रा के स्थान जिन्हें RBI का गवर्नर जनरल बना दिया गया, उनकी जगह कौन आई? अब अरुणेश चावला। अन्य नियुक्तियां, विनीत जोशी उच्च शिक्षा सचिव भारत सरकार की। रचना शाह सचिव कार्मिक एवं परीक्षण विभाग भारत सरकार। निर्जा शेखर महानिदेशक राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद। और नीलम शमी सचिव है कपड़ा मंत्रालय और भारत सरकार की। संजय सेट्टी सचिव है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की। राम मोहन राव अम्मारा प्रबंध निदेशक भारतीय स्टेट बैंक नियुक्त किया गया है, यानी प्रबंधक नियुक्त किया भारतीय स्टेट बैंक का। उन्हें इस पद पर CS शेट्टी के स्थान पर नियुक्त किया गया। CS शेट्टी स्टेट बैंक के चेयरमैन पद पर पदोन्नत हो गए थे, यानी उनका प्रमोशन हो गया, तो उनकी जगह किसने लिए? राम मोहन राव अम्मारा ने। भारतीय स्टेट बैंक बोर्ड का नेतृत्व एक अध्यक्ष करता है, जिसके 4 प्रबंधक निदेशक होते हैं। SBI अध्यक्ष है चल्ला श्रीनिवास सुल्लू शेट्टी। SBI के प्रबंध निदेशक अश्विन कुमार तिवारी, विनय M टोनसे, राणा आशुतोष कुमार सिंह और रामराव अम्मारा। भारतीय मूल के व्यक्तियों की अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां, जो भारत के मूल के हैं उनके अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां की गई विदेशों में, उनकी चर्चा करते हैं। मदन बी लोकुर संयुक्त राष्ट्र के आंतरिक न्यायालय प्रणाली के प्रमुख बने। कौन? मदन बी लोकुर। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायाधीश मदन बी लोकुर को संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद के अध्यक्ष नियुक्त किया गया। और नियुक्त किसने किया? एंटोनियो गुटेरेस द्वारा। इनकी नियुक्ति का कार्यकाल तत्काल प्रभाव से 12 नवंबर 2028 तक रहेगा। जस्टिस लोकुर आंतरिक न्याय परिषद का नेतृत्व करेंगे, जिसमें दुनिया भर के प्रतिष्ठित न्यायविद शामिल है। उनमें उरुग्वे से कार्मेन ओर्टिगास, ऑस्ट्रेलिया से रोजली बाल्किन, ऑस्ट्रिया से स्टीफन बोर्जिना, संयुक्त राज्य अमेरिका से जे पोंजेनल शामिल है। जस्टिस मदन बी लोकुर के बारे में 6 वर्षों से अधिक समय तक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के बाद जस्टिस लोकुर 30 दिसंबर 2018 को सेवानिवृत्त हो गए, यानी 6 वर्ष सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभाल चुके हैं। उन्हें 2019 में फिजी के सर्वोच्च न्यायालय के गैर निवासी पैनल के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया, यानी फिजी के सर्वोच्च न्यायालय में गैर निवासी पैनल में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था 2019 में। जस्टिस लोकुर किसी अन्य देश के सर्वोच्च न्यायालय में पद संभालने वाले पहले भारतीय थे। और कहाँ? फिजी में। महत्वपूर्ण तथ्य, आंतरिक न्याय परिषद संयुक्त राष्ट्र की न्याय प्रणाली के प्रशासन के अंदर स्वतंत्रता, व्यावसायिकता, जवाबदेहिता सुनिश्चित करने वाली महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परिषद में 5 सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति महासचिव द्वारा की जाती है। और संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां, फ्रेंकोइस बायरू फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने। कौन बने? फ्रेंको बायरूस। मिखाइल काविलाशविली जॉर्जिया के नए राष्ट्रपति। कौन बने? मिखाइल काविलाशविली जॉर्जिया के नए राष्ट्रपति। नेटुबो नदी नेदेतवा बर्नी नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। कहाँ की? नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति अगर कोई है तो वो कौन है? नेटुबो नदी नेदेतवान बर्नी। नामीबिया के इतिहास में पहली बार कोई महिला राष्ट्रपति तौर पर चुनी गई है। नेटुबा चुनाव की बड़ी जीत हासिल करते हुए इतिहास रचा।
और ये नेटोबा कौन से नामीबिया के 5वें राष्ट्रपति है, 5वें नंबर की। समी सिल्वा ने एससीसी अध्यक्ष पद संभाला। समी सिल्वा ने एससीसी श्रीलंका के सिमी सिल्वा ने एशियन क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष रूप में पद संभाल लिया है। उन्होंने पद भारत के जय शाह का स्थान लिया है, यानी पहले भारत का था जय शाह और अब है श्रीलंका की सिमी सिल्वी, जो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बन गए। यानी जय शाह जो आईसीसी के अध्यक्ष बन गए, उन्हें एससीसी अध्यक्ष रूप में तीन कार्यकाल के बाद पद खाली कर दिया था। सिल्वा इससे पहले एससीसी के वित्त और विपणन समिति के अध्यक्ष रूप में कार्य कर चुके हैं। राजीव मेहता बने एशियाई तलवारबाजी परिसंघ के महासचिव, यानी राजीव मेहता एशियाई तलवारबाजी परिसंघ का अध्यक्ष कौन है? राजीव मेहता। भारतीय ओलंपिक संघ के पूर्व शीघ्र अधिकारी राजीव मेहता एशियाई तलवारबाजी परिसंघ का महासचिव नियुक्त किया गया। राजीव मेहता को वह इस पद पर काबिल होने वाले देश के पहले प्रशासक है। एशियाई महाद्वीप में 46 सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व, यानी एशिया महाद्वीप का 46 देशों का प्रतिनिधित्व करे कौन? राजीव मेहता। दिसंबर 2024 में पद ग्रहण करने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए प्रधानमंत्री। धर्म गोखुल राष्ट्रपति कांका मॉरिशस का पद ग्रहण किया 6 दिसंबर 2024 को। जिम इमुएल ओएड्रोगा अंतरिम प्रधानमंत्री बुर्किना फासो पद 7 दिसंबर 2024 को। सामू वाईपुल कार्यवाहक प्रधानमंत्री कांका टोगो का। गिंटोटोस पेलुकास प्रधानमंत्री लिथुआनिया का। फिरकोइस बाइरुसु पद ग्रहण किया कांका प्रधानमंत्री है फ्रांस का। किस्ट्रोन फास्टेडोतिर प्रधानमंत्री आइसलैंड का। चोई सांग मोक दक्षिण कोरिया का पद ग्रहण किया प्रधानमंत्री का 27 दिसंबर 2024 को। और मिखाइल काविलेश्वरली का राष्ट्रपति है जॉर्जिया का। अब चर्चा करते हैं निधन की। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 2024 को निधन हो गया। कितने वर्ष की आयु में? 92 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 2024 को। उनका अंतिम संस्कार 28 दिसंबर को राजकीय सम्मान के साथ निगम बोध घाट में किया गया। यानी 2 दिन 26 दिसंबर को उनका निधन हो गया था और 28 दिसंबर को अंतिम संस्कार निगम बोध घाट पर किया गया। उनके निधन पर केंद्र सरकार ने 7 दिन का राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया। राष्ट्रीय शोक अवकाश घोषित किया। कितने दिन का? 7 दिन का। डॉक्टर मनमोहन सिंह 22 मई 2004 को देश के 13वें प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। यानी कितने प्रधानमंत्री बने? 13 नंबर। कब? 22 मई 2014 को। उन्होंने अपने 2 कार्यकाल पूरे कर 26 मई 2014 तक प्रधानमंत्री रही। यानी 22 मई से 2004 से 26 मई 2014 तक। वह देश के पहले सिख और चौथे सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे। यानी इससे पहले सिख थे जो प्रधानमंत्री बने और चौथे सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री है। मनमोहन सिंह के ऐतिहासिक कार्य: वैश्वीकरण और उदारीकरण जून 1991 यानी एलपीजी। सूचना अधिकार जून 2005। रोजगार गारंटी योजना सितंबर 2005। अमेरिका से न्यूक्लियर डील मार्च 2006 और पहचान के आधार कार्ड जनवरी 2009 से शुरू किया। मनमोहन सिंह एक परिचय: जन्म 26 दिसंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब के गाय अब पाकिस्तान में हुआ। वर्तमान पाकिस्तान में उनका जन्म हुआ था। पिता का नाम था गुरुमुख सिंह और माता अमृत कौर। पत्नी का नाम था गुरुशरण कौर। शिक्षा: पंजाब विश्वविद्यालय में स्नातक और पीजी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पीएचडी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डीफिल। 1971 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार बने। कब? 1971 में। और 1972 में वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया।
भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर 1982 से 85 योजना आयोग के उपाध्यक्ष है। यानी भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह 1982 से 85 और योजना आयोग के उपाध्यक्ष 1985 से 87। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के वित्त मंत्री 91 से 96 तक, राज्यसभा विपक्ष नेता 1998 से 2004 तक। असम के राज्यसभा सांसद रहे हैं 1991 से 2019 तक। राजस्थान के राज्यसभा सांसद रहे 2019 से 2024 तक। यानी असम के रहे 1991 से 2019 तक और एक बार राजस्थान से 2019 से 2024 तक। प्रमुख पुरस्कार और सम्मान। पद्म भूषण मिला था 1987 में। वर्ष के श्रेष्ठ वित्त मंत्री और एशियन मनी अवार्ड 1994 से 2054 के वर्ष के श्रेष्ठ वित्त मंत्री यूरो मनी अवार्ड 1993। विदेशी सम्मान। सऊदी अरब ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुल अजीज सम्मानित किया गया है। जापान की ऑर्डर ऑफ द प्लाउनिया फ्लावर से सम्मानित किया गया है। फिल्म निर्माता श्याम बेनेगल का निधन। किसका? श्याम बेनेगल का। भारतीय सिनेमा के महान निर्माता श्याम बेनेगल का 90 वर्ष की आयु में 23 दिसंबर 2024 को निधन हो गया। यानी मनमोहन सिंह से 3 दिन पहले। श्याम बेनेगल को अंकुर, मंडी, मंथन आदि जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। उनकी फिल्में सामाजिक न्याय और ग्रामीण संस्कृति पर आधारित थी। श्याम बेनेगल भारत सरकार द्वारा 1996 पद्म श्री, 1991 पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। यानी 1976 में मिला पद्म श्री और 1991 पद्म भूषण। वर्ष 2005 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें 18 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिले। उन्होंने भारत मुस्लिम महिलाओं पर केंद्रित मम्मो, सरदारी बेगम और जुबेदा जैसी फिल्मों का भी निर्माण किया है। अपने शानदार कैरियर में श्यामा बेनेगल ने भारत एक खोज और संविधान सहित विभिन्न मुद्दों, डॉक्यूमेंट्री, टेलीविजन धाराओं पर फिल्में बनाई। तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन। यानी पूछा जा सकता है उस्ताद जाकिर हुसैन संबंध रखते हैं तबला वादक से। महान तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन 73 वर्ष की आयु में आइडियोपैथिक पेल्मोनरी फाइब्रोसिस नामक बीमारी से 16 दिसंबर 2024 को अमेरिका में निधन हो गया। उन्होंने भारतीय शास्त्रीय परंपरा को विभिन्न संगीत शैलियों के साथ सहजता से मिश्रित किया, जिसने दुनिया भर में दर्शकों को मोहित किया। उन्हें अपना पहला एल्बम लिविंग इन द मटेरियल वर्ल्ड वर्ष 1973 में लॉन्च किया। अपनी असाधारण प्रतिभा और तबले के प्रति नवीन दृष्टिकोण उन्हें वैश्विक ख्याति दिलाई। पुरस्कार एवं सम्मान। 1998 में पद्म श्री, 2002 में पद्म भूषण, 2023 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 2009 में उन्हें पहला ग्रैमी अवार्ड मिला, जबकि 2024 में उन्हें 3 अलग अलग एल्बम के लिए 3 ग्रैमी अवार्ड जीतकर कुल 4 ग्रैमी अवार्ड जीते। उनके पिता का नाम उस्ताद अला रखा कुरैशी व माता का नाम बावी बेगम था। उस्ताद अल्लाह रखा अपने समय में बेहद प्रसिद्ध तबला वादक थे। यानी उनके पिता भी तबला वादक ही थे। अन्य दिव्यांग हस्ती। जिमी कार्टर। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति कौन? जिमी कार्टर। 30 दिसंबर 2024 को 100 वर्ष की आयु में निधन। यानी पूरी 100 वर्ष उम्र ली थी। शांति वार्ता, मानवाधिकार प्रचार, सामाजिक कल्याण के लिए 2002 में शांति नोबेल पुरस्कार मिला था जिमी कार्टर को। 1977 से 1981 तक अमेरिका के राष्ट्रपति तौर पर जनवरी 1978 को भारत की यात्रा की। यानी जिमी कार्टर 1978 को भारत की यात्रा पर आए थे। हरियाणा के गुरुग्राम में दौलतपुर नशीराबाद गांव का नाम बदलकर उनके नाम पर कार्टरपुरी रखा गया। यानी हरियाणा के गुरुग्राम में दौलतपुर नशीराबाद गांव का नाम बदलकर उनके नाम पर कार्टरपुरी रखा गया। एम.टी. वासुदेवन नायर मलयालम साहित्य और सिनेमा के प्रसिद्ध कलाकार है। इनका निधन हो गया 25 दिसंबर 2024 को।
MT पटकथा लेखक 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते, 7 फिल्मों को निर्देशित किया, जबकि लगभग 54 अन्य फिल्मों पटकथा भी लिखी। किसने? वासुदेव नायर ने। पुरस्कार एवं सम्मान: ज्ञानपीठ पुरस्कार 1995, पद्म भूषण 2005 और केरल ज्योति पुरस्कार 2022। ओम चौटाला हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, इंडियन नेशनल लोकदल के। कौन से? इंडियन नेशनल लोकदल के थे ओम प्रकाश चौटाला। 20 दिसंबर 2024 को 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह भारत के उप प्रधानमंत्री देवी चौटाला के बेटा थे, यानी ओम प्रकाश चौटाला देवीलाल चौटाला के बेटे थे। वह हरियाणा के 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके। कौन? ओम प्रकाश चौटाला। पंडित संजय राम मराठे प्रतिष्ठित शास्त्रीय गायक और हारमोनियम वादक थे, यानी संजय राम मराठे हारमोनियम वादक थे और 25 दिसंबर 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया। पुरुषोत्तम उपाध्याय प्रसिद्ध गुजराती गायक व संगीतकार थे। MDR रामचंद्र पंडुचेरी के पूर्व मुख्यमंत्री। कौन? रामचंद्र। वह 2 बार 1980 से 83 और 90 से 91 तक पांडुचेरी के मुख्यमंत्री रह चुके। MM कृष्णा कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री, 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 1999 और 2004 तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री, वर्ष 2009 से 2012 तक भारत के विदेश मंत्री भी रही है। 2004 से 8 के दौरान महाराष्ट्र के राज्यपाल भी रहे हैं। चर्चित व्यक्ति: यून सूक योल के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव जारी। यून सूक खोल कौन है? दक्षिण कोरिया के नेशनल असेंबली में 14 दिसंबर 2024 को राष्ट्रपति, दक्षिण कोरिया कौन है? राष्ट्रपति है। यून सूक योल के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित किया गया। संसद में यून के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित होने के बाद राष्ट्रपति की शक्तियां तत्काल रूप से निलंबित हो गई। इसके बाद प्रधानमंत्री हान डक सू को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया, यानी दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री थे, उनको कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। लेकिन विपक्षी दलों के नियंत्रण वाली संसद ने इनके खिलाफ भी महाभियोग प्रस्ताव चलाया, जो कि 192 से पारित हो गया। तत्पश्चात 27 दिसंबर 2024 को वित्त मंत्री चोई सांग मोक को दूसरा कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। कौन बना बाद में? चोक सांग मोक। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति यून 3 दिसंबर 2024 को रात को देश में मार्शल लॉ लगा दिया। हालांकि भारी विरोध के बाद भी 6 घंटों के भीतर ही अपना फैसला वापस ले लिया। यून के इन कदम के बाद दक्षिण कोरिया उनका काफी विरोध हुआ। धोनी बने यूरोग्रिप टायर्स के ब्रांड एम्बेसडर। किसके? यूरोग्रिप टायर्स है, उनके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? धोनी। टायर बनाने वाली कंपनी यूरोग्रिप टायर्स के क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। वह यूरोग्रिप ब्रांड और उनके सभी उत्पादों पर प्रचार करेंगे। दिवस और सप्ताह: महत्वपूर्ण दिवस: नागालैंड की स्थापना दिवस 1 दिसंबर को। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को। वर्ष 2024 विश्व एड्स दिवस की थीम क्या है? सही रास्ता अपनाओ, मेरा स्वास्थ्य है मेरा अधिकार। सही रास्ता अपनाओ, मेरा स्वास्थ्य है मेरा अधिकार। अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस 2 दिसंबर। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर। और 2024 की थीम क्या है? द बिग 3 कंप्यूटिंग एडवांस। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर। थीम क्या है? स्वस्थ वायु, हरित पृथ्वी, सतत जीवन और एक कदम है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस 3 दिसंबर। 2024 में दिवस की थीम है तिरपनवा भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर। भारतीय नौसेना दिवस 2024 की थीम है नवाचार और स्वदेशीकरण के माध्यम से शक्ति और सामर्थ्य है। अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस 4 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय शहीद दिवस 5 दिसंबर को, यानी चीता दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। और नौसेना दिवस 4 दिसंबर को। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को। 2024 को मृदा दिवस की थीम है मिट्टी की देखभाल, मापन, निगरानी करना और प्रबंधन करना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर को। सशस्त्र सेना झंडा दिवस है 7 दिसंबर को। और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक
अध्ययन दिवस है 7 दिसंबर को। वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस की थीम है सेफ स्किल सस्टेनेबल फ्यूचर टुगेदर फॉर द नेक्स्ट 80 ईयर्स। नरसार की रोकथाम और पीड़ितों को स्मरणोत्सव का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 9 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोध दिवस 9 दिसंबर को। वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस की थीम है भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं के साथ एकजुट होना और कल की ईमानदारी को आकार देना। मानवाधिकार दिवस है 10 दिसंबर को। वर्ष 2024 के मानवाधिकार दिवस की थीम है हमारे अधिकार हमारा भविष्य अभी। क्या है? हमारे अधिकार हमारा भविष्य अभी। स्वाहित्य दिवस 10 दिसंबर। असम आंदोलन से पहले शहीद खड़गेश्वर तालुकदार को श्रद्धांजलि देते हुए 10 दिसंबर को स्वाहित्य दिवस मनाया गया। 78वां यूनिसेफ स्थापना दिवस 11 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 12 दिसंबर। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर। 2024 को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस की थीम क्या थी? स्थायित्व को बढ़ावा देना, प्रत्येक वाट मायने रखना। यानी स्थायित्व को बढ़ावा देना, प्रत्येक वाट मायने रखना। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को। 2024 को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस की थीम थी प्रवासियों के योगदान को सम्मान करना और उनके अधिकारों का सम्मान करना। यानी प्रवासियों का भी सम्मान करना और अधिकारों का भी सम्मान करना। अंतर्राष्ट्रीय मान एकता दिवस 20 दिसंबर और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर। 2024 के अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस के विषय में एक स्थायी भविष्य के लिए पर्वतीय समाधान, नवाचार, अनुकूल और युवा। अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस 12 दिसंबर। विजय दिवस 16 दिसंबर और अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 दिसंबर। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर। विश्व उद्यान दिवस 21 दिसंबर। 6 दिसंबर 2024 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में ने सर्वसहमति से 21 दिसंबर को विश्व उद्यान दिवस के रूप में मनाए जाने का प्रस्ताव पारित किया। उक्त प्रस्ताव से शहर सर्वसम्मति से अपनाने में भारत की अहम भूमिका थी। पहला विश्व उद्यान दिवस 21 दिसंबर 2024 को ही मनाया गया था। नागपुर में स्थित स्टार्टअप एबिल्टन ने 2,87,711 प्रतिभागियों के साथ सबसे बड़ा वर्चुअल मेडिटेशन सेशन का विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया। 21 दिसंबर को शीतकालीन संक्रांति होती है। भारतीय परंपरा ने उत्तरायण की शुरुआत शीतकालीन संक्रांति से होती है। इसे वर्ष का सबसे शुभ समय माना जाता है, विशेष तौर पर ध्यान और आंतरिक चिंतन के लिए। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के ठीक 6 महीने बाद पड़ता है, जो ग्रीष्मकालीन संक्रांति होती है। विश्व बास्केटबॉल दिवस 21 दिसंबर। राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर। पर भारत में प्रत्येक वर्ष 22 दिसंबर को महान गणितज्ञ श्रीनिवास अयंगर रामानुज की स्मृति में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। किसकी? श्रीनिवास अयंगर रामानुज की स्मृति में। राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को। राष्ट्रीय किसान दिवस 2024 की थीम थी समृद्ध राष्ट्र के लिए अन्नदाताओं को सशक्त बनाना। यानी समृद्ध राष्ट्र के लिए अन्नदाताओं को सशक्त बनाना। यह दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 23 दिसंबर। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2024 की थीम थी वर्चुअल सुनवाई और उपभोक्ता न्याय तक डिजिटल पहुंच। यानी वर्चुअल सुनवाई और उपभोक्ता न्याय तक डिजिटल पहुंच। सुशासन दिवस 25 दिसंबर। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर 25 दिसंबर को प्रतिवर्ष सुशासन दिवस मनाया जाता है। किसकी जयंती पर? अटल बिहारी वाजपेयी की। महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म दिवस 25 दिसंबर। वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? 26 दिसंबर को। वीर बाल दिवस गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी की शहादत में का प्रतीक है।
यानी गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र थे, उनकी शहादत में वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है। महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है 27 दिसंबर। राष्ट्रीय सुशासन सप्ताह 2024 19 से 24 दिसंबर। सुशासन सप्ताह के तहत प्रशासन गांव की ओर जन शिकायत के निवारण और सेवा वितरण में सुधार के लिए राष्ट्रीय व्यापी अभियान 19 से 24 दिसंबर 2024 तक पूरे भारत में 700 जिलों में आयोजित किया गया। कितने जिलों में? 700 जिलों में। प्रशासन सुधार और लोक शिकायत विभाजन 19 से 24 दिसंबर 2024 को आयोजित किए गए राष्ट्रीय व्यापी प्रशासन गांव की ओर 2024 अभियान समन्वय का नोडल विभाग है। चर्चित पुस्तकें: द अनयील्डिंग जज, लाइफ एंड लीगेसी ऑफ जस्टिस एन ग्रोवर, गोरी ग्रोवर, यानी जस्टिस ग्रोवर पुस्तक किसकी है? गोरी ग्रोवर की। माई बिल्वड लाइफ, अमिताभ कुमार की। फ्रॉम दुबई टू कराची, द दादू सांगा कंटिन्यूस, हुसैन जैदी, एस हुसैन जैदी। एनलाइटमेंट, ए न्यू बिगिनिंग, सदगुरु। ऑपरेशन अभियान। सुपोषित गांव पंचायत अभियान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 दिसंबर 2024 को भारत मंडपम में आयोजित तीसरे वीर बाल दिवस यानी 26 दिसंबर से सुशासन ग्राम पंचायत अभियान की शुरुआत की। इस अभियान का उद्देश्य ग्राम पंचायतों बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ़ावा देकर कुपोषण को समाप्त करना है। क्या? यानी कुपोषण को समाप्त करना है। सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान का शुभारंभ के अवसर पर 1000 ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत किया गया। 10 ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत किया गया। भारत मलेशिया संयुक्त सैन्य अभ्यास, यानी भारत और मलेशिया की संयुक्त सेना के बीच अभ्यास हुआ। रिमोव शक्ति का चौथा संस्करण मलेशिया के पहांग जिले में बेटोंग के में 2 से 15 दिसंबर 2024 को संपन्न हुआ। किनके? भारत और मलेशिया के। 78 कार्मिकों द्वारा भारतीय टुकड़ी प्रतिनिधि महार रेजिडेंट की एक बटालियन ने तथा रॉयल मलेशियन रेजिडेंट द्वारा 123 कार्मिकों द्वारा मलेशिया टुकड़ी का प्रतिनिधित्व किया। संयुक्त अभ्यास रिमोव शक्ति एक वार्षिक परीक्षण कार्यक्रम है जो भारत और मलेशिया में बारी बारी से आयोजित किया जाता है और अब की बार वाला कहाँ हुआ? मलेशिया में। पिछला संस्करण 2023 भारत के मेघालय में उमरोई छावनी में हुआ था। श्रीलंका भारत नौसेना अभ्यास 2024, सिलिनेक्स 2024। भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सिलिनेक्स 24 का आयोजन 17 से 20 दिसंबर 2024 को विशाखापट्टनम में पूर्वी सेना कमान तत्वावधान में 2 चरणों में हुआ। कहाँ हुआ? भारत श्रीलंका नौसेना अभ्यास सिलिनेक्स 24 विशाखापट्टनम में। इस अभ्यास का 15वां चरण 17 से 18 दिसंबर को समुद्री और 19 से 20 दिसंबर तक आयोजित है। यह प्रत्युष होने वाला अभ्यास 11वां संस्करण था। किसका? भारत और श्रीलंका के बीच। इस अभ्यास में 10वां संस्करण 3 से 8 अप्रैल 2023 को कोलंबो श्रीलंका में आयोजित किया गया था। दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय अभ्यास SLINEX श्रीलंका 2025 का प्रारंभ की गई थी। भारत और कंबोडिया के मध्य संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिनबेक्स। भारत और कंबोडिया की सेना के बीच संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिनबेक्स का पहला संस्करण 1 से दिसंबर 2024 को विदेशी परीक्षण नोड पुणे में किया गया। यानी पहला ही संस्करण था किनका? भारत और कंबोडिया के बीच। यह अभ्यास 8 दिसंबर 2024 तक आयोजित किया गया। इस अभ्यास में कंबोडियाई सेना की टुकड़ी में 20 सैनिक और भारतीय सेना टुकड़ी में 1 इन्फेंट्री ब्रिगेड में 20 सैनिक शामिल थे। भारत और फ्रांस दुबई का संयुक्त सैन्य अभ्यास। भारत और फ्रांस का दुबई का संयुक्त अभ्यास डेजर्ट नाइट। भारत फ्रांस और दुबई की भागीदारी वाला त्रिपक्षीय यानी भारत था, फ्रांस था और दुबई त्रिपक्षीय हवाई अभ्यास डेजर्ट नाइट दिसंबर 2024 को अरब सागर में संपन्न हुआ।
3 दिवसीय युद्धाभ्यास में भारत के सुखोई 30 MKI और जुगुआर नेट, फ्रांस का राफेल लड़ाकू विमान, यूएई के F-16 विमान शामिल थे। इस वर्ष जनवरी के पहले सत्र के बाद यह दूसरा डेजर्ट नाइट अभ्यास था। सम्मेलन, बैठक और कॉन्फ्रेंस। पहला भारतीय समुद्री विरासत सम्मेलन, आयोजन 11 से 12 दिसंबर 2024। आयोजन स्थल था नई दिल्ली। यानी पहला भारतीय समुद्री विरासत सम्मेलन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। आयोजनकर्ता बंदरगाह जहाजरानी जलमार्ग मंत्रालय द्वारा किया गया। सम्मेलन का विषय था वैश्विक समुद्री इतिहास में भारत की स्थिति को समझना। यानी विश्व समुद्री इतिहास में भारत की स्थिति कैसी है, इसको समझने के लिए पहला भारतीय समुद्री विरासत सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। विश्व विशेष तथ्य। इस प्रतिष्ठित सम्मेलन में भारत की शानदार समुद्री विरासत और वैश्विक व्यापार, संस्कृति और नवाचारों इसके गहन योगदान में का जश्न मनाया गया। मुख्य सचिवों का चौथा राष्ट्रीय सम्मेलन, कौन सा? चौथा। 13 से 15 दिसंबर 2024 को यह भी कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। सम्मेलन का अध्यक्षता को इसने की नरेंद्र मोदी द्वारा। प्रतिभागी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिव थे। मुख्य सम्मेलन का विषय था उद्यमिता, रोजगार, कौशल को बढ़ावा देना, जनसांख्यिकी के लाभांश को लाभ उठाना। विशेष तथ्य। यह सम्मेलन प्रधानमंत्री के सहकारी संघवाद को मजबूत करने, त्वरित विकास प्रगति हासिल करने की दिशा में केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए दृष्टिकोण से प्रसिद्ध है। यह सम्मेलन पिछले 3 वर्षों में प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है। और कौन सा था? चौथा। पहला मुख्य सचिव सम्मेलन जून 2022 को धर्मशाला में, दूसरा और तीसरा सम्मेलन जनवरी 2023 को दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। और वर्तमान का भी नई दिल्ली में। यानी पहला धर्मशाला में हुआ था और वर्तमान 3 लगातार दिल्ली में हो रहे हैं। विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो, आयोजन 12 से 15 दिसंबर 2024 को। आयोजन स्थल देहरादून। आयोजक विश्व आयुर्वेद फाउंडेशन। थीम थी डिजिटल स्वास्थ्य आयुर्वेद एक परिप्रेक्ष्य। प्रतिभागी 10,000 से अधिक प्रतिनिधि भाग लिया। विशेष तथ्य। यह द्विवार्षिक कार्यक्रम विज्ञान भारती की एक पहल पर किया जाता है। यहाँ 2 वर्षों में एक बार। केंद्रीय आयुष मंत्री उद्घाटन समारोह में इस तथ्य का उल्लेख किया। 29 अक्टूबर 2024 को 9वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्था एक राष्ट्रव्यापी देश का प्रकृति प्रेक्षण अभियान शुरू किया गया। पहली बार राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ ने देश के बाहर यूरोप आयुर्वेद अकादमी एसोसिएशन को मान्यता दी। इससे पिछला 9वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो 8 से 11 दिसंबर 2022 को गोवा में आयोजित किया गया था। विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो आयुर्वेद चिकित्सकों, दवा निर्माता, उत्साही लोगों, शिक्षाविदों को जोड़ने वाले वैश्विक मंच के रूप में कार्य करता है। दोहा फोरम 2024 संस्करण 22वां। आयोजन 7 से 8 दिसंबर 2024 दोहा कतर में हुआ। सम्मेलन का विषय था अनिवार्य नवोन्मेष। भारत का प्रतिनिधित्व किया डॉक्टर एस जयशंकर यानी विदेश मंत्री ने। भारत नॉर्वे व्यापार फोरम, आयोजन 8 दिसंबर 2024 को मुंबई में। यानी भारत नॉर्वे व्यापार फोरम का आयोजन कहाँ हुआ? मुंबई में। आयोजन भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा उद्योग संबल और आंतरिक व्यापार विभाग और केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के सहयोग से। विशेष तथ्य। दोनों देशों में द्विपक्षीय व्यापार 1.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंच गया है। नॉर्वे भारत का 33वां सबसे बड़ा निवेशक है। कौन सा? 33वां। नॉर्वे वर्ष 2025 में इंडो नार्विक सम्मेलन की मेजबानी करेगा। यानी 2025 में इंडो नार्विक सम्मेलन होगा, उसकी मेजबानी कौन करेगा? नॉर्वे करेगा। और वर्ष 24 की भारत ने कहा मुंबई में। विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन 2024, आयोजन 4 से 6 दिसंबर 2024 को चेन्नई में। आयोजन विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी कांग्रेस। सम्मेलन का विषय था समुद्री नवाचार, स्थिरता, एआई एकीकरण, वैश्विक व्यापार, कनेक्टिविटी।
प्रतिभागी देश 17 देश और 31 संगठन आए थे इसमें। यह सम्मेलन 3 वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है। 29वां CIE भागीदारी शिखर सम्मेलन 2024 2 से 3 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजन। भारतीय उद्योग परिसंघ वाणिज्य उद्योग मंत्रालय द्वारा। थीम थी प्रगति के लिए साझेदारी। क्या थी? प्रगति के लिए साझेदारी। मरुस्थलीकरण के निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन पक्षों का सम्मेलन COP 16वां संस्करण। आयोजन तिथि 2 से 13 दिसंबर 2024। आयोजन रियाद है, सऊदी अरब। यानी COP 16 कहाँ हुआ? रियाद है, सऊदी अरब में। पहली बार पश्चिमी एशिया में इस महत्वपूर्ण पर्यावरण सम्मेलन की मेजबानी की। कहाँ? रियाद है, सऊदी अरब में। COP 16 फोक्स के निम्न बिंदुओं पर चर्चा हुई। भूमि पुनरुत्थान, पुनरुद्धार, सूखे से निपटने की क्षमता, सतत विकास लक्ष्य केंद्र की भूमिका, महिलाओं के भूमि अधिकार। 59वां अखिल भारतीय पुलिस महानिरीक्षक सम्मेलन। आयोजन 29 नवंबर से 1 दिसंबर 2024 को कहाँ हुआ? भुवनेश्वर में। कौन सा? 59वां। विशेष तथ्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित किया। दौरान स्मार्ट पुलिसिंग मंत्र का विस्तार किया। पुलिस की रणनीति सावधान, अनुकूलनीय, विश्वसनीय और पारदर्शिता बनने का आह्वान किया। सम्मेलन में आतंकवाद विरोधी, वामपंथी उग्रवादी, तटीय सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, आप्रवास और नार्को तस्करी सहित विभिन्न राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दे पर गहन चर्चा शामिल थी। योजना, कार्यक्रम, पहल और मिशन। जलवायु योजना। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जलमार्ग 1 गंगा नदी में बहता है, 2 ब्रह्मपुत्र नदी में बहता है और 16 बराक नदी में बहता है। यानी पूछ सकते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग 1 कौन सी नदी में बहता है? गंगा नदी में, और 2 ब्रह्मपुत्र में और 16 बराक नदी में। पर अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों के जरिए माल ढुलाई को प्रोत्साहन करने के लिए जलवाहक योजना प्रारंभ की। यानी नदियों के माध्यम से माल ढुलाई को प्रोत्साहन करने के लिए जलवाहक योजना शुरू की। इस योजना के तहत जलमार्गों के माध्यम से 300 किलोमीटर से अधिक दूरी तक माल परिवहन करके कार्गो मालिकों को परिचालक को 35% तक की प्रतिपूर्ति मिलेगी। यह योजना 3 वर्षों तक वैध रहेगी। इस योजना से पश्चिम बंगाल से पटना, बनारस से गुवाहाटी तक जलमार्ग माल ढुलाई की लागत में कमी आएगी। कार्यान्वयन एजेंसी है भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण और अंतर्देशीय तटीय शिपिंग लिमिटेड के संयुक्त प्रयास है। नोट। देश में अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए 24 राज्यों में फैले 111 जलमार्ग, जिनमें 5 मौजूदा और 106 नए शामिल है, को राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के अंतर्गत राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। यानी वर्तमान में भारत में कितने हैं? 111 राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत। मेला, महोत्सव और प्रदर्शनी। 29वां केरल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। केरल के तिरुवनंतपुरम में निशा गांधी ऑडिटोरियम 29वां केरल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन 13 से 20 दिसंबर 2024 को किया गया। उद्घाटन समारोह दौरान केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने हांगकांग के फिल्म निर्माता एन हुई को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से पुरस्कार से सम्मानित किया। उद्घाटन समारोह में वाल्टर सेलेस द्वारा निर्देशित फिल्म आई एम सिटिल हेयर का प्रदर्शन किया गया। इस महोत्सव में 15 थिएटरों 68 देशों के कुल 177 फिल्म दिखाई गई। मुख्यमंत्री विजयन ने मुख्य अतिथि अभिनेता शबाना आजमी और सिनेमा के 50 वर्ष पूरे करने की पर सम्मानित किया। विरासत साड़ी महोत्सव 2024। विरासत मेरी साड़ी मेरा अभियान महोत्सव की प्रदर्शनी भारत सरकार कपड़ा मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में जनपथ में स्थित हेडलूम हाट विरासत साड़ी महोत्सव का आयोजन 15 से 28 दिसंबर 2024 को किया गया। इस आयोजन का तीसरा संस्करण था। किसका? विरासत साड़ी महोत्सव। ये तीसरा संस्करण था। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। इस महोत्सव में देश के अलग अलग हिस्सों के हथकरघा साड़ियों का प्रदर्शन किया गया। यह मेगा इवेंट विविध हस्तनिर्मित साड़ियों प्रदर्शन था। बुनकरों, कारीगरों सीधे बाजार तक पहुंच प्रदान करते हुए
भारत के हैंडलूम विरासत को प्रोत्साहित करता है। हथकरघा बुनाई की कला के साथ पारस्परिक मूल्य जुड़े हुए हैं और प्रत्येक क्षेत्र में उत्कृष्ट है। किसमें है? पैठानी, कोट पांडा, कोटा डोरिया, तंगेल, पोचमपल्ली, कांचीपुरम, तिरुवनंतम, जामदानी, शांतिपुर, चंदेरी, माहेश्वरी, पटोला, मयरगफी, बनारसी ब्रोकेड, तंचोई, भागलपुरी सिल्क, बावनी बुंटी और पश्मीना साड़ी आदि जैसे हथकरघा उत्पाद विशिष्ट कला, बुनियादी डिजाइन और पारंपरिक रूपांतरों के साथ दुनिया भर में साड़ी प्रेमियों को आकर्षित करती है। दुबई अंतर्राष्ट्रीय फुटवीलर और चमड़ा प्रदर्शनी 2024। दुबई में अंतर्राष्ट्रीय फुटवियर और चमड़ा प्रदर्शनी 2024 का आयोजन 10 से 12 दिसंबर 2024 को दुबई में किया गया। यह प्रदर्शनी चौथा संस्करण था। कौन सा? चौथा। इसका उद्देश्य फुटवियर, चमड़ा उत्पादक, साहित्य उपकरण, वैश्विक ब्रांडों, निर्माता और निर्यातकों को मंच प्रदान करना है। पोर्टल ऐप, अन्न चक्र और स्नैक पोर्टल का शुभारंभ। केंद्रीय उपभोक्ता मामला, खाद्य, सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने के उद्देश्य अन्न चक्र और स्नैक पोर्टल लॉन्च किया। स्नैक सब्सिडी क्लेम एप्लीकेशन फॉर खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा संचालित अन्न चक्र पीडीएस आपूर्ति श्रृंखला अनुकूलन देश भर में पीडीएस लॉजिस्टिकल नेटवर्क की दक्षता बढ़ाने संबंधित एक ऐतिहासिक पहल है। इसे विश्व खाद्य कार्यक्रम और आईआईटी दिल्ली स्थित फाउंडेशन ऑफ इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सहयोग से विकसित किया गया। स्नैक पोर्टल को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान 2013 के तहत राज्यों में सब्सिडी दावा प्रक्रिया को कार्यरत बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। पर्यावरण एवं परिस्थितिकी, भारत ने असम में पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन को तय किया। कहाँ? असम में गंगा नदी में। वन्य जीव संरक्षण ऐतिहासिक उपलब्धि के तहत असम में पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन को तय किया। केंद्रीय पर्यावरण और वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पहल पर भारतीय वन्य जीव संस्थान द्वारा असम वन विभाग और एक प्रमुख जैव विविधता संरक्षण समूह अरण्यक के सहयोग से क्रियान्वित किया गया। इस परियोजना को प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। ट्रैकिंग अभ्यास से उनके मौसमी और प्रवासी पैटर्न, सीमा, फैलाव और आवास उपयोग को समझने में मदद मिलेगी। विशेष रूप से वहाँ मानव गतिविधियों द्वारा नदी का स्वरूप बदल दिया गया जो प्रजातियों की आवाजाही को बाधित करता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, किसान कवच अनावरण। केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जितेंद्र सिंह ने 17 दिसंबर 2024 को भारत का अपनी तरह से पहला कीटनाशक रोधी बॉडी सूट किसान कवच का अनावरण किया। यानी कीटनाशक रोधी है ये बॉडी सूट है क्या? किसान कवच। इससे किसानों के कीटनाशक के संपर्क में अन्य से होने वाले हानिकारक प्रभाव बचाने के लिए डिजाइन किया गया। यह बॉडी सूट कीटनाशक प्रेषित विषाक्त जो अक्सर स्वास्थ्य संबंधी विकार है, दृष्टि हानि, चरम स्थिति, मृत्यु सहित विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी जटिलता कारण बनता है, जो सुरक्षा प्रदान करता है। इसे सोफियो हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से बेंगलुरु में स्थित स्टेम द्वारा विकसित किया गया। यानी सोफियो हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से बेंगलुरु में बिक्स स्टेम के द्वारा विकसित किया गया। खाद्य एवं कृषि संगठन 2022 के अनुसार भारत ने 2020 में 61,000 टन से अधिक कीटनाशक का उपयोग किया है। ब्राजील, चीन और अर्जेंटीना ने क्रमशः 3,77,000, 2,73,000 और 2,41,000 टन का उपयोग किया है। देश का डायबिटीज बायो बैंक चेन्नई में स्थापित। यानी डायबिटीज बायो बैंक कहाँ बना है? चेन्नई में। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और मद्रास मधुमेह अनुसंधान फाउंडेशन के बीच सहयोग चेन्नई में भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक स्थापित हुआ। कहाँ? चेन्नई में भारत का पहला।
बायोबैंक का उद्देश्य डायबिटीज के कारणों से उन्नत अनुसंधान को बढ़ावा देना, खासकर भारत में इसके अद्वितीय पैटर्न और संबंधित स्वास्थ्य स्थिति में ध्यान केंद्रित करना। यह बायोबैंक डायबिटीज इसके कारण विविधता और संबंधित विकारों का अध्ययन करने के लिए जैविक नमूनों को एकत्रित, संसाधित, संग्रहित, वितरित करेगा, जिससे वैश्विक स्वास्थ्य अनुसंधान में योगदान मिलेगा। विविधता। काम्या कार्तिकेयन ने 7 महाद्वीपों की 7 चोटियों को फतह किया। यानी काम्या कार्तिकेय ये 7 महाद्वीपों की 7 चोटियों को फतह किया है। मुंबई की 17 वर्षीय काम्या कार्तिकेय ने सभी 7 महाद्वीपों 7 चोटियों को फतह कर दिया। यानी सभी महाद्वीपों को फतह कर दिया किसने? काम्या कार्तिकेय ने। और मुंबई की और 17 साल उम्र, इतनी छोटी उम्र में काम्या ऐसा करने वाली दुनिया की सबसे युवा पर्वतारोही बन गई है। कौन? काम्या। उन्होंने 24 दिसंबर 2025 को अंटार्कटिका के माउंट विल्सन को फतह करके यह मुकाम हासिल किया। यानी अंतिम किस पर? अंटार्कटिका के माउंट विल्सन पर। क्या मैंने इससे पहले अफ्रीका माउंट किलिमंजारो, यूरोप के माउंट एल्ब्रुस, ऑस्ट्रेलिया के माउंट कोशिशमजको, दक्षिणी अमेरिका के माउंट एकांगुआ, उत्तरी अमेरिका के माउंट डेनाली और एशिया के माउंट एवरेस्ट को विजय किया। किसने? काम्या ने। देश का पहला जियो साइंस म्यूजियम ग्वालियर में। यानी देश का पहला जियो साइंस म्यूजियम कहाँ बना है ये बताओ? ग्वालियर में। भारत के पहले जियो साइंस म्यूजियम ग्वालियर में महाराजा बाड़ा में स्थित ऐतिहासिक विक्टोरिया मार्केट बिल्डिंग में स्थापित किया गया है। इसका उद्घाटन भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 15 दिसंबर 2024 को किया। यह म्यूजियम भूविज्ञान, पृथ्वी की उत्पत्ति, मानव सभ्यता, विकास से जुड़ी अनूठी जानकारी का केंद्र है। यह संग्रहालय के 2 आकर्षक गैलरी एलोवेशन ऑफ अर्थ और एलिवेशन ऑफ द लाइफ में विभाजित किया गया। कितनी गैलरी? 2। एलिवेशन ऑफ द अर्थ और एलिवेशन ऑफ लाइफ। यहाँ पृथ्वी की उत्पत्ति, डायनासोर का युग, पृथ्वी केंद्रित कोर भूगर्भीय घटनाओं, अत्यधिक तकनीकी और लाइफ टाइम इम्पैक्ट के साथ दिखाया गया। म्यूजियम में ज्वालामुखी, भूकंप, महासागरीय संबंधित जानकारी भेदभाव ढंग से प्रस्तुत की गई है। ब्रेन रॉट वर्ष 2024 के लिए ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर घोषित। यानी ब्रेन रॉट 2024 को ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस वर्ष 2024 के लिए ब्रेन रॉट को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ईयर घोषित किया गया है। ब्रेन रॉट सोशल मीडिया पर बिना सोचे समझे स्क्रॉल करने के एक कॉमन ट्रेड को रिप्रेजेंट करने वाला शब्द है। अर्थात यह शब्द लो क्वालिटी वाले ऑनलाइन कंटेंट को एक्सेस कंजप्शन को संदर्भित करता है। ब्रेन रॉट ने डिक्शनरी पब्लिश शॉर्टलिस्ट को शामिल 5 अन्य शब्दों को पीछे छोड़, जिनमें हेमियो, रोमोटेस, डायनामिक प्रोसेसिंग, लोअर स्लोप शब्द शामिल है। पहली बार ब्रेन रॉट का इस्तेमाल इंटरनेट के बनने से बहुत पहले 1854 में हेनरी डेविड थोरो ने अपनी किताब वाल्डेन में किया। 2023 में ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर रिज था। पहले क्या था? रिज था। और अब क्या है? ब्रेन रॉट थे। वर्ष 2024 में वर्ड ऑफ द ईयर एक नजर में ऑक्सफोर्ड ब्रेन रॉट, मेरियम वेबस्टर पोलराइजेशन, डिक्शनरी ऑफ .com, ड्यूमर, कॉलिन इंग्लिश डिक्शनरी, ब्रेट केरेम्स डिक्शनरी मैनिफेस्ट।